आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुद्दे पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं। रादर मैं भी जो है उसमें अपनी समझ को बढ़ाने की कोशिश करने वाला हूँ। मुद्दा जो है वो सीधा बता दूं, उसके बाद तुरंत हमारे मेहमान के पास चलेंगे और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। दुनिया में बहुत सारे इस वक्त, आज की दुनिया में बहुत सारे जो देश हैं वहां पे हम देख रहे हैं कि तानाशाह जो है वो बैठे हुए हैं। चाहे वो लोकतंत्र का चोला ओढ़ के बैठे हों या सीधे 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 मतलब स्पष्ट रूप से आपके सामने, हम सबके सामने बैठे हो, लेकिन ज्यादातर जो है वो राइट विंग वाला मामला दिखाई दे रहा है। अमेरिका में ट्रंप को राइट विंगर माना जाता है, मोदी साहब तो हैं ही है अनडाउटेडली। यूरोप में भी जो है वो कुछ राइट विंगर लोग हैं जो वहां पे सत्ता में है, या तो सत्ता में अगर नहीं भी हैं तो कभी भी आ सकते हैं। ये हमारे देखने सुनने में आ रहा है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में ट्रंप साहब का 75 मिनट का भाषण हम सबने देखा, सुना, उस पर हमने जो है वो सोचने समझने की कोशिश की। हमने ये भी कहा, आप सबने देखा होगा कि अब नया वर्ल्ड ऑर्डर तो ये समझ में आता है कि जहां ट्रंप वहां मोदी गायब, है ना। दुनिया भर के मुखिया थे देश के, लेकिन मोदी वहां पे नहीं थे। लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करने वाले हैं शीतल भाई से, शीतल पी सिंह साहब से ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि ट्रंप और मोदी में क्या समानता है, क्या विसंगतताएं हैं, क्या एक तरह से सिमिलरिटीज हैं और क्या नहीं है। दोनों एक तरह से तानाशाह हैं, दोनों लोकतंत्र के माध्यम से, मतलब लोकतांत्रिक देश के, एक दुनिया की सबसे पुरानी लोकतंत्र है और दूसरा जो है सबसे बड़ा, मतलब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन दोनों जो है वो बिल्कुल जो है सरमुख्तियार की तरह, डिक्टेटर की तरह बर्ताव कर रहे हैं। शुरुआत में फर्क ये बता दूं कि ट्रंप ने अभी भी कहीं ये कहा कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं डिक्टेटर हूं, लेकिन कई बार डिक्टेटर का किसी देश को मिलना या किसी एक ऐसे मौके पर डिक्टेटर का होना बहुत जरूरी होता है। हमारे मोदी जी जो है वो हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देते हुए नजर आते हैं। बर्ताव ऑलमोस्ट एक सा है। ट्रंप दुनिया भर के जमादार हैं, क्या कहते हैं उसको, कि पुलिसिंग कर स्टेट करने वाले सबसे बड़े मुखिया हैं, तो वो ऑब्वियसली उस नाते भी ज्यादा ताकतवर है। समझने की कोशिश करें कि शीतल भाई से आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मुझे बड़ी ईर्ष्या होती है, आप जब इतने गर्म कपड़ों में अपने आप को लपेट कर बैठते हैं, यहाँ ठंड ही नहीं है और आप कम से कम ठंड का मजा ले रहे हैं। जी 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 जी। तो खैर हमारे यहाँ तो अभी वैसे ठंड जा रही है, बढ़ नहीं रही है। कल परसों से कम ही है आज तो, लेकिन फिर भी ठंड है अभी यहाँ। गुजरात में जाहिर है इस तरह की स्थिति नहीं है। मैं आपने बड़ा मतलब जी जी प्लीज। आपने बड़ा रोचक विषय रखा है। देखिए, एक तो शुरुआती अंतर यह है कि ट्रंप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, जो दुनिया में आबादी के रूप में सबसे बड़ी आबादी है अभी। वो एक देश से जिससे आते हैं उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी है, करीब $30 ट्रिलियन की है। जी। भारत 3-4 ट्रिलियन है। 4 सरकार कहती है, आलोचक 3 कहते हैं, 4 मान लेते हैं। 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। निश्चित तौर पर भारत की विकास दर ठीक है, इन लोगों से अच्छी है, लेकिन गैप इतना ज्यादा है कि इस जो विकास दर हमारी है, इससे उनका पीछा करने में हमें भी दशकों लग सकते हैं, अगर हम कहीं वैसी जगह पहुंचना चाहते हैं जहां हमें होना चाहिए। एक तो मूल अंतर ये है, जो समानता है वो ये है कि दुनिया भर में जो कैपिटलिज्म का सिस्टम था वो इस समय खतरे में पहुंच गया है, खतरे के निशान के आसपास है। पहली बार वो इस तरह से खतरा महसूस कर रहा है। ये खतरा रियल है। खतरा उसके पास पहले भी आया था जब सोवियत संघ बना था, और द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने अपने हस्तक्षेप से जर्मनी को इन लोगों के आने से पहले काबू में कर लिया था, हरा लिया था। और उसकी वजह से एक शीत युद्ध चला बहुत वर्षों तक, लेकिन उसमें वो सफलताएं सोवियत संघ के हाथ नहीं थी जैसी सफलताएं आज चीन के रूप में हैं, जो पश्चिम के लिए, कैपिटलिज्म के लिए एक रियल चुनौती है। रियल चुनौती इस सेंस में है कि दुनिया में
उत्पादन का जहां तक मामला है, प्रोडक्शन का, चीन अकेले ऐसा है जो सारी दुनिया के लिए उत्पादन कर सकता है। उसने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अगर सारी दुनिया में प्रोडक्शन रुक जाए तो भी दुनिया चलती रहेगी चीन के बदौलत। चीन इतनी सामर्थ्य उसने विकसित कर ली। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें वो मतलब सारी दुनिया को मिला के जितना होता है उतना अकेले चीन में होता है। तो एक तो ये समस्या उनके सामने आई है। दूसरे ये आई है कि आर्थिक रूप से भी चीन ने, चूंकि जो सोवियत संघ था उसकी जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े थे वो जाहिर नहीं करते थे, लेकिन वो अमेरिका के जो होते थे उसी के आसपास बता देते थे। लेकिन उसमें सब में घपला था। ये पकड़ा गया जब सोवियत संघ ढहा और सच्चाइयां सामने आई तो पता लगा कि वो सब चीजें उस तरह से नहीं थी जितनी बताई गई थी। चीन के साथ ऐसा नहीं है। चीन ने इसको साबित किया है। तो इससे दुनिया के कैपिटलिज्म को एक चुनौती रियल में मिली हुई है इस दौर में। और कैपिटलिज्म अपने अपनी जगहों पर जो जहां है वहां अपने ही बनाए कायदों को पालन करने में फेल हो रहा है इसी वजह से। तो वो समाज के लिए तो कभी कुछ करता भी नहीं है, हमेशा मुनाफे के लिए ही करता है। लेकिन वो बताता ये था कि हम समाज के लिए करते हैं। वो स्थिति अब बची नहीं है। तो कैपिटलिज्म में हर जगह इस तरह के एलिमेंट सामने आ गए हैं जिन्हें क्रोनी कैपिटलिस्ट कहा जाता है, जो नियम कायदे नहीं मानते, सरकार से मिलकर सिस्टम को लूटते हैं, आम लोगों को लूटते हैं। सत्ता हर जगह उनकी ओर ट्रांसफर हो रही है क्योंकि कैपिटलिज्म ढह रहा है, मुकाबला नहीं कर पा रहा चीन का। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सारे भाषण, उनके जितने भी सलाहकार हैं उनके सारे भाषण दावोस में जो हुए हैं, सब में चीन का डर है। ऐसा होगा तो चीन आ जाएगा, ये होगा तो चीन को फायदा होगा, इससे चीन को फायदा हो रहा है। सारी बातचीत इस पर केंद्रित है। और इससे ये लगता है कि ये जो चैलेंज आया है, इस चैलेंज ने हिला दिया है और पुराने जो समीकरण थे वो टूट रहे हैं। जैसे यूरोप इस बार डावोस में हम देख रहे हैं कि अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। अब आपके मूल सवाल पे लौटते हैं कि मोदी जी और ट्रंप साहब में क्या समानता और क्या अंतर है। दोनों दक्षिणपंथी हैं, सही है। दोनों अपने अपने समाज में ऐसे वायदे करके आए हैं जो रियल नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ चमत्कार की तलाश की। मोदी जी का चूंकि इकोनॉमी का साइज उतना बड़ा नहीं है, कोई इनके पास ऐसे एसेट्स नहीं है जिससे दुनिया में कुछ हिला डोला सके, तो इनका होक्स जल्दी पकड़ गया और मतलब ज्यादा दुनिया के पैराए में ज्यादा जल्दी एक्सपोज हो गया बड़े लेवल। ट्रंप के साथ इस सुविधा है कि अमेरिका आज भी सुपर पावर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और जहां तक हथियारों का सवाल है, अभी वो दुनिया में जो भी उसके सामने है, चाहे चीन हो, रूस हो, ईरान, तुरान, जो भी है, इन सब से वो अभी 1 दर्जन साल, 10 साल, 15 साल आगे है।